Very good morning students. Today we continue our economics class. जहाँ हमने छोड़ा था उसके आगे से हम हमारी कक्षा को बरकरार रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, मतलब जो आपकी सांख्यिकी है उसके महत्व को जानेंगे आज हम। देखिए, पहले मैं ये जो लिखा हुआ है आपके फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे, उसको मैं रीड करूँगा, फिर मैं उसको समझा भी दूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में समझा दूंगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में समझा दूंगा। इसमें जैसा कि लिखा है, प्राचीन भारत में सांख्यिकी को केवल राजाओं का विज्ञान समझा जाता था तथा सैन्य तथा वित्तीय नीति बनाने के लिए अपराधों, सैन्य शक्ति, जनसंख्या, धन आदि से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। परंतु आधुनिक युग में, जबकि पूरे विश्व में कल्याणकारी राज्य की भावना का उदय हो चुका है, सांख्यिकी का प्रयोग सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में और विस्तृत हो गया है। सांख्यिकी विधियों के विकास होने के कारण आज यह केवल समंक संकलन तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत समंकों के विश्लेषणों द्वारा निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है। आज लगभग प्रत्येक विज्ञान में सांख्यिकी रीतियाँ का सहारा लिया जाता है। वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, चिकित्सक, व्यापारी, कृषक आदि सभी सांख्यिकी के रूप के ऊपर निर्भर है। एडवर्ड जे कैने के अनुसार आज सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग ज्ञान एवं अन्वेषण की लगभग प्रत्येक शाखा, बिंदु रेखीय कला से लेकर नक्षत्र भौतिकी तक और प्रत्येक प्रकार के व्यवहार, संगीत, संरचना से लेकर निष्पास्त्र के निर्देशन तक किया जाता है। सांख्यिकी का मानव जीवन में महत्व का अध्ययन करते हैं। देखिए, जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, उसका यूज़ केवल हम मतलब गणितीय जो आंकड़े हैं उनका आकलन करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। सरकार अपनी नीतियों को बनाने के लिए नहीं, सामाजिक क्षेत्रों में भी सांख्यिकी का प्रयोग कर रही है। तो मैं इंग्लिश में भी बताना चाहूँगा कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका जो यूज़ है वो केवल एक सीमित दायरे में नहीं है, एक सीमित फील्ड में नहीं है, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो अनलिमिटेड तौर पर हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में उसका प्रयोग किया जा रहा है। और पहले क्या था कि पहले राजा लोग जो हुआ करते थे वो अपनी मतलब वित्तीय, मतलब फाइनेंशियल जो एसेट्स थे उसको मेज़र करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते थे। अपनी सोल्जर्स के लिए यूज़ करते थे, उनके पास कितने सैनिक हैं, कितना सैनिक बल है और कितना सैनिक बल किन किन क्षेत्रों में लगा हुआ है, इसके लिए वो सांख्यिकी का प्रयोग करते थे। लेकिन आज के दौर में हम सांख्यिकी का प्रयोग देखते हैं तो हमारी जो सरकार है वो भी सांख्यिकी का प्रयोग, जो स्टैटिस्टिक्स का जो यूज़ है वो वेलफेयर स्कीम्स के लिए करती है, लेकिन लोगों के लिए कल्याणकारी योजना बनाने के लिए करती है। इसके अतिरिक्त एक जो इकोनॉमिस्ट हैं एडवर्ड जे कैने, उनके अनुसार आज सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग ज्ञान एवं अन्वेषण को लगभग प्रत्येक शाखा, मतलब हर एक फील्ड में, हर एक ब्रांच में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका जो दायरा है वो लिमिटेड ना होकर अनलिमिटेड हो गया है, ठीक है ना। तो इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। हर एक फील्ड में हम हमारे जीवन में भी कई क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। वी आर ऑल्सो यूटिलाइज यूजिंग द functions, we are also using the statistics in various branches and various fields of our life as well. Government also use the statistics in various sectors like आपका साइंस हो गया, साइंस की फील्ड में हो रहा है, मेडिकल की फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है फाइनेंस के फील्ड में तो इसका यूज़ होता ही होता है। बाकी और फील्ड्स में, जो बची हुई फील्ड्स हैं उनमें भी इनका यूज़ हो रहा है। म्यूज़िकल फील्ड में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से जो इसका जो दायरा है, जो स्टैटिस्टिक्स का दायरा है वो बढ़ गया है, वो एक जगह सीमित नहीं रहा है बच्चों, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा, जो स्टैटिस्टिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो सीमित दायरे में नहीं है, एक लिमिटेशंस में नहीं है, बल्कि इसका लिमिटेशंस ख़त्म हो गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, अगले पेज पे यहाँ लिखा हुआ है कुछ और, यहाँ पर एक और आपके इकोनॉमिस्ट हैं टीपेट ने कहा है, मतलब इकोनॉमिक्स का जो दायरा बढ़ गया है, लिमिटेशंस नहीं है उसकी कोई, इसके बारे में टीपन ने भी कहा है। टीपन कहते हैं कि सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है, जो स्टैटिस्टिक्स है उससे हर एक व्यक्ति अफेक्टेड है तथा जीवन के अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती है, मतलब हमें टच करती है जो स्टैटिस्टिक्स है अलग अलग पॉइंट्स पर। सांख्यिकी का विभिन्न क्षेत्रों में महत्व निम्न प्रकार है। अलग अलग जो फील्ड्स हैं उसमें सांख्यिकी का हम यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले
राज्य में सांख्यिकी, राज्य में मतलब एक स्टेट में, एक कंट्री में सांख्यिकी का यूज़ क्या है। राज्य मतलब एक स्टेट को लेके कहेंगे, स्टेट को लेके कहेंगे। सांख्यिकी का महत्व प्राचीन समय से है, मतलब पुराने समय से, एंशिएंट टाइम से ही हम साइंस जो स्टडीज है उसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ते हुए आए हैं, उसके चीज़ों को समझते हुए आए हैं। उस समय तो ऐसे राज्य विज्ञान, उस समय स्टेट्स का साइंस कहा जाता था, मतलब राज्य का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ स्टेट कहा जाता था पुराने समय में। इसका कार्य सैन्य व वित्तीय नीति के लिए सूचनाएं एकत्रित करना, मतलब जो सोल्जर्स हैं, इसके अलावा जो फाइनेंस सेक्टर है वहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डेटा को इंटरप्रेट करना, वहाँ पर भी इसका यूज़ हुआ करता था। आज कल्याणकारी योजनाओं का विचारधारा में सांख्यिकी का महत्व बहुत बढ़ गया है, और अब कोई भी योजना या कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उसमें जो स्टडीज़ है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सरकारें आर्थिक नीति बनाते समय कीमतें, उत्पादन, उपभोग, आय व्यय, खर्च कितना है, कितना इनकम है, ठीक है ना, और कितना लोगों के लिए हितकारी होगा, कितना वेलफेयरफुल होगा, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट इन चीज़ों का एनालिसिस करती है। उसके बाद एनालिसिस करने के लिए उसको स्टडीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं स्टडीज़ का काफ़ी यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो भी प्लान्स या जो भी फाइनेंस है, हर फील्ड में गवर्नमेंट इसका यूज़ कर रही है, ठीक है ना। इवन साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में भी इसका यूज़ हो रहा है। तो बच्चों इसको पढ़िएगा आप, ठीक है ना। कोई भी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है या फिर कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी से मतलब है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति मतलब जो पैसे से संबंधित जो नीति है वो बनाई जाती है, या वो नीति आरबीआई बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो उसमें भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, ठीक है ना, जहाँ पर हम सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे वो है आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी। आर्थिक नियोजन मतलब एक तरह से इकोनॉमिकली जो फॉर्मेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, ठीक है ना, वहाँ पर भी हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। आज प्रत्येक देश विशेष रूप से अलग विकसित देशों में नियोजन का बहुत महत्व है। मतलब जो देश विकसित हो गए हैं या जो विकासशील देश हैं, तो वो भी स्टडीज़ का प्रयोग करके क्या करती हैं, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती हैं, उन पॉलिसीज़ को फॉलो अप करती हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है आर्थिक विकास हेतु इसे एक प्रभावकारी तरीका समझा जाता है। मतलब ये जो तरीका है, ठीक है ना, वो काफ़ी इफेक्टिव तरीका है स्टडीज़ का। इकोनॉमिक फोरम में कोई भी योजना बनाने के लिए आवश्यकता क्या है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जब हम कोई प्लान बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, हमारे पास कितने संसाधन हैं, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, उसके बेस पर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं। यह सभी बातें समंकों की सहायता से ही जानी जा सकती है। वास्तव में नियोजन की सफलता समंकों का सही जानकारी पर ही निर्भर करती हैं। आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्व निम्न बातों से स्पष्ट होता है, और कुछ बातें नीचे लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे लिखे हैं, उनसे भी हम समझेंगे किस तरह से इकोनॉमिक जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, पॉलिसीज होता है, उसमें हम कैसे मतलब सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, स्टडीज़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभिन्न देशों से अपने देश की आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए जनसंख्या, बेरोजगारी, संसाधन संबंधी समंकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या, जैसे कोई स्कीम या कोई प्लानिंग हम लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या को हम अलग अलग दायरों में मापेंगे। जैसे कि बच्चे 6 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी है, 6 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, इस तरह से हम बच्चों को मेज़र करते हैं, नापते हैं। उसके बाद फिर हम कोई भी प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा देश में जो बेरोजगारी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको भी हम लेके बात करते हैं। ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो संसाधन, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका भी हम ध्यान रखते हैं, ठीक है ना बच्चों। अभी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है योजना बनाते समय उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि क्षेत्रों को में प्राथमिकता का निर्धारण की सहायता से ही संभव हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो प्लानिंग या स्कीम्स जो हम लॉन्च करते हैं, तो उसमें हम प्रोडक्शन भी देखते हैं, ठीक है ना, कंजप्शन भी देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो उत्पादन शब्द है, उत्पादन का अर्थ या मीनिंग इंग्लिश में होगा प्रोडक्शन, उपभोग मतलब होगा कंजप्शन, वितरण मतलब होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है बच्चों। जो क्रिटिक्स वर्ड्स हैं हिंदी वाले, उनको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके या मीनिंग बताते हुए आपको समझाता चलूँगा। योजना के लक्ष्यों का निर्धारण करने के पश्चात संसाधन प्राप्त करने की समस्या आती है। कहने का अर्थ ये है कि जब स्कीम हम बनाते हैं तो हम टारगेट भी करते हैं। हम टारगेट करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स को, कुछ उद्देश्यों को भी टारगेट करते हैं। उन टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग भी हम किसकी मदद से करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से करते हैं, सांख्यिकी की मदद से करते हैं। योजनाओं का मूल्यांकन करना, योजनाओं का मूल्यांकन करने से मतलब है कि हम जो स्कीम बनाते हैं, जो हम
प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो भी हम करते हैं, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे सांख्यिकी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, अगला जो पॉइंट है मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, मतलब इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। आपने अभी तक स्टैटिस्टिक्स को मैथ्स में पढ़ा हुआ है, क्योंकि 10th तक आपने जो पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स को मैथ्स में पढ़ा हुआ है, अब आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं। इसका जो मेन जो रीज़न है मैं बताऊँगा आपको, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र में अंतर संबंध है। मतलब इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स एक पॉजिटिव कोरिलेशन रखती है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब कहने का मतलब है आपके पास डेटा रफ है तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, आप उसको तभी समझ पाएंगे जब आप उसको टैबुलेशन फॉर्म में या फिर उसको व्यवस्थित तरीके से अरेंज करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए सांख्यिकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, इस थ्योरी को आपको पढ़ना है पूरा का पूरा और उसको समझना भी है बच्चों। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। अगला जो पेज है वो है आपका, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये पूर्ति की विभिन्न दशाओं पर आधारित मूल्य निर्धारण के नियम आदि का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी में हम इन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम जो बनाते हैं इकोनॉमिक्स में, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको भी हम बनाते हैं। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व 1936 में केन्स की पुस्तक, केन्स एक आपके इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी जो बुक है उसका नाम है जनरल थ्योरी। ठीक है ना, जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें भी हम इसमें व्याख्यान है उसके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य में सांख्यिकी, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है उसका जो रोल है। ठीक है ना, ट्रेड में, ट्रेड के अलावा आपका कॉमर्स फील्ड में, इसके अलावा आपका जो मार्केटिंग फील्ड है उसमें, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। उसमें भी स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सब हमें सांख्यिकी से ही प्राप्त होता है। जैसे कि मानिए हम गंजबावसा में रहते हैं, मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं पता करूँगा यहाँ टोटल लोग कितने हैं और जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। ठीक है ना, और ज़रूरत है तो किस स्तर तक ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करूँगा डेटा। उसके बाद मैं अपना प्रोडक्शन चालू करूँगा और प्रोडक्शन भी उतना ही करूँगा जितना कंजप्शन होगा, जिससे कि मतलब मैं जो चीज़ बना रहा हूँ उसका कंजप्शन, लोग उसको कंज्यूमर्स खरीद सकें और मतलब लेवल में सब इक्विलिब्रियम में चल सके। तो स्टैटिस्टिक्स आपके ट्रेड में, कॉमर्स में और आपके मार्केटिंग फील्ड में भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है। इसके बाद 5वां पॉइंट है अन्य क्षेत्रों में सांख्यिकी, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है उसका जो रोल है डिफरेंट फील्ड्स में, अदर्स फील्ड में, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सांख्यिकी का महत्व अनेक अन्य क्षेत्रों में भी है। सांख्यिकी जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है अदर फील्ड्स में भी। जैसे कि एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन में भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है, एजुकेशन फील्ड में भी करती है, आपकी साइकोलॉजिकल फील्ड में भी करती है। ठीक है ना, जिसमें विद्यार्थियों की जो मेंटल जो पावर है, मेंटल जो IQ है उसको मेज़र किया जाता है। ठीक है ना, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका जो प्रोग्रेस है उसको मेज़र किया जाता है स्टैटिस्टिक्स की मदद से। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स ना केवल मैथ्स में, ना ही केवल इकोनॉमिक्स में, बल्कि ये एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे हम मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, और रिसर्च में भी इसका यूज़ कर रहे हैं। कोई बीमार है, उसकी इम्प्रूवमेंट, उसकी हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसको भी लेके हम बात करते हैं। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस, मतलब स्टैटिस्टिक्स जो आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी, मतलब जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। सांख्यिकी का अध्ययन सामान्यतः उसी के लिए नहीं किया जाता है, वर्ण यह एक यंत्र है, मतलब एक तरह का टूल है, एक तरह का हथियार है जिसका यूज़ हम करते हैं इकोनॉमिक्स में। एक टूल की तरह हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है ना, जो कि काफ़ी मूल्यवान टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है, क्रूशियल टूल है। सांख्यिकी का ज्ञान प्राप्त करने की एक तकनीक है। किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए या शोध करने के लिए दो प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। अगर हम किसी चीज़ को एनालिसिस करना चाहते हैं या किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। देयर आर 2 ways टू मेक एनालिसिस एंड रिसर्च ऑन पर्टिकुलर थिंग। सबसे पहले जो रिसर्च है वो है प्रयोगात्मक या प्रयोग सिद्धि विश्लेषण, और दूसरा है संख्यात्मक विश्लेषण। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस, और दूसरा जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस बेस है। फर्स्ट जो आपकी रिसर्च है या जो पहला तरीका है वो है आपका एक्सपेरिमेंटल बेस एनालिसिस, और सेकंड जो है न्यूमेरिकल बेस एनालिसिस। न्यूमेरिकली तरीके से भी हम समझ सकते हैं। जैसा कि विदित है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। आपने पढ़ा होगा कि
इकोनॉमिक्स नॉट ओनली साइंस बट नॉट ओनली आर्ट, इट इज़ ऑल्सो साइंस, ठीक है ना। ये एक साइंस ही नहीं है, सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान का विषय भी है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसके लिए कौन कौन सी विधियों एवं यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन कौन से तरीके हमें अपनाने हैं और कौन कौन से हमें प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, यूज़ करना है, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल एनालिसिस। एम्पेरिकल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं प्रयोग सिद्ध विश्लेषण। एम्पेरिकल मतलब एक एक्सपेरिमेंटल बेस होता है, एम्पेरिकल होता है प्रयोग सिद्ध विश्लेषण वास्तविक में अवलोकन तथा परीक्षणों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए करने की विधि है। मतलब जब आप किसी सब्जेक्ट का, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान आप अचीव करना चाह रहे हैं तो आप कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, एम्पेरिकल मेथड का यूज़ करेंगे, जिसको एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहा जाता है। ये जो मेथड है ये नेचुरल मेथड है और इस मेथड का यूज़ हम करके सीखते हैं, मतलब इसको हम लर्निंग बाय डूइंग हम कह सकते हैं। एम्पेरिकल जो एनालिसिस होता है इसको हम लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं, करके सीखते हैं हम इस चीज़ में। जब भी कोई डेटा हमारे पास आता है उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको टैबलेट करते हैं, फिर बाद में जो डेटा आता है उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम कोई कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। इसमें हम स्वयं करके उसको एक्सपेरिमेंट खुद करके और फिर उसका एनालिसिस करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज ये जो चीज़ मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद का जो कंटेंट है, इसके बाद की जो अध्ययन सामग्री है उसको लेकर मैं कल फिर मैं आपके पास आपको प्रस्तुत करूँगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।